बात है 1800 ईस्वी की नहीं, 1800 दशक की बात है, यानी 1800 के शुरुआत की बात है। एक प्राणी हुआ करते थे, उनका नाम था जॉन डाल्टन। तो यही याद रखिए कि एक प्राणी 1800 ईस्वी में आए थे और एक प्राणी 1600 ईस्वी में भी आया था जो बर्बाद करके गया, और ये तो हमें आबाद करके आए। चरण कहाँ है, प्रणाम कर लेते हैं इनको, क्योंकि ये 1800 के दशक में आए और जॉन डाल्टन था उनका नाम, और उन्होंने परमाणु की संरचना का पहला वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। यानी इनको डेयरिंग करने का मन था कि परमाणु का संरचना आज हम कर ही देंगे, यानी उनका पता हम लगा ही लेंगे। तो ये था कौन, जॉन डाल्टन। कौन थे, याद रखना है, पहले जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सोचने वाले वैज्ञानिक थे, प्रस्ताव रखने वाले वैज्ञानिक थे, वो कौन थे, जॉन डाल्टन। उन्होंने क्या किया, एक परमाणु में 3 मूल कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये जो आप जान रहे हैं कि ये परमाणु हमने अच्छे से समझा दिया है, एटम। परमाणु मतलब एटम, और अणु में कंफ्यूजन होता है, अणु मतलब मॉलिक्यूल्स। तो आप ये समझ सकते हैं, ये पहले ही क्लास में हमने आप लोगों को बताया था। तो आपको याद रखना है कि परमाणु के 3 मूल कण कौन कौन है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है, और इस दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो उसको हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और आज ये भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। प्रोटॉन जो होता है वो सकारात्मक, दैट मीन्स पॉजिटिव रूप में पाए जाते हैं, उस पर पॉजिटिव आवेश होते हैं। न्यूट्रॉन जो है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी वह न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, न्यूट्रॉन। याद हो गया होगा। और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन पे भी जानते हैं कि वह सबसे बाहरी क्षेत्र में स्थित होता है, न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, सभी जानते हैं। और उसे इलेक्ट्रॉन का कोष कहा जाता है, जिसको आप ये जानते हैं KLM। ये सब मैं गप नहीं करूंगा क्योंकि ये सभी जानते हैं, जिसको कोष यानी सेल कहते हैं। को नहीं जानत है जग में कपी। चलिए, हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में अच्छे से पहले भी पढ़ लिया है, लेकिन अगर परमाणु संरचना में इस 3 पंडितों को अगर निमंत्रण नहीं देते तो अयोध्या के राम मंदिर जैसा होता, शंकराचार्य साहब रूठ गए। उसी तरह से यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को मनाना जरूरी था। समझ में आ रहा है ना। तो मैंने इलेक्ट्रॉन साहब को बुलाया, प्रोटॉन साहब को बुलाया, और देखते हैं न्यूट्रॉन साहब आए हैं, तो न्यूट्रॉन साहब भी आ चुके हैं। सही बात है। तो चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में फिर से जानेंगे। तो जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए, ये एकदम ठीक नहीं है। ए साहब ये ठीक नहीं, ये एकदम बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे साथ रंजिता मैम जुड़ी है। आप कहाँ थे मैम अभी तक? आप रास एजुकेशन चैनल को नहीं जानते हैं, जो आज गुजरे हैं। 1-1.5 महीने से मैं क्लास ले रहा हूँ, केमिस्ट्री में आग लगा चुका हूँ, पोस्टमार्टम कर चुका हूँ, और आज हम क्या कर रहे हैं, रदरफोर्ड साहब का गुणगान करेंगे। आज हम लोग डाल्टन साहब का गुणगान करेंगे, बोर साहब का गुणगान करेंगे, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भी पूजन करेंगे। आप कहाँ थे मैम, थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए। तो चलिए इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, हमने ट्रिक बताया था, याद कीजिए पहले वाले ट्रिक को, ईट पूज कर नाचे। याद आया वो दिन जब ये हमने ट्रिक बताया था, ईट पूज कर नाचे। विवेक सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काफी आनंद मिलता है जब विवेक सर हमारे साथ जुड़ते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन यानी ईट, प्रोटॉन मतलब पूज, और न्यूट्रॉन मतलब नाचे, यानी ईट पूज कर नाचे। आप इंसान को ना पूजो, सिर्फ ईट पत्थर को पूजो। सॉरी फॉर दैट, ये ट्रिक है हमारा, ना कि किसी धार्मिक आस्था से मैं मजाक कर रहा हूँ। ऐसा मेरी कैसे हो सकती है? आप देख रहे हैं हमारा चुटिया है ना, हम भी पंडित ठहरे। चलिए, जे थॉमसन, थॉमसन मतलब TH से
होता है ना थॉमसन, तो टी हुआ यानी ई का जो आविष्कार करने वाला है, खोज करता है, वह इलेक्ट्रॉन से ईट यानी जे थॉमसन, टो से थॉमसन, है ना। उन्होंने कब, तो 1897 ईस्वी में एक, अब याद ये रखना है कि कैथोड किरण का प्रयोग किया था। जी हाँ, किस किरण का प्रयोग किया था? कैथोड किरण का प्रयोग किया था, इलेक्ट्रॉन कैथोड। याद कीजिए, इलेक्ट्रॉन और कैथोड किरण का प्रयोग किया था। कैथोड प्रयोग में उन्होंने कैथोड द्वारा एनोड की ओर उत्सर्जित होने वाले, जी हाँ, कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन ECA, याद रख लीजिए, ये लाइन आप नोट कर सकते हैं डायरी में। ECA, ई से इलेक्ट्रॉन, कैथोड से एनोड की ओर उत्सर्जित होने वाले नकारात्मक, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव आवेश होता है, तो नकारात्मक आवेशित कणों का खोज उन्होंने किया। तो ECA याद रखिए, क्या याद रखिए? ECA। ECA मतलब ई से इलेक्ट्रॉन, सी से कैथोड से एनोड की ओर आपको याद रखना है, यानी बीच में है, तो आपको याद रखना है कि कैथोड किरणों का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था। किसका? आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट ये कीजिएगा कि किस किरण का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉन का खोज हमारे जे साहब ने किया था। जे। चलिए, यह एक ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है, आप जानते हैं ऋण आवेशित कण है। प्रोटॉन मतलब पूज, पू मतलब प्रोटॉन, और जी मतलब गोल्ड, जी मतलब गोल्ड स्टीन, तो याद हो गया होगा, पूज मतलब गोल्ड स्टीन और प्रोटॉन ने उसके द्वारा प्रसिद्ध एनोड किरण, याद रखिएगा ये है हमारा, और पी ने एनोड किरण का यूज किया, पहले वाले में को से और फिर ए से, याद रखना है एनोड किरण का, जिसको हम लोग केताल किरण भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ से हिंदी आया हमको नहीं पता, के प्रयोग द्वारा परमाणु में क्या किया उन्होंने? धन आवेशित कण यानी प्रोटॉन का उन्होंने खोज किया, यानी प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव धन आवेशित कण होता है, आप सभी ये जानते हैं। ओके, चलिए उसके बाद ये 97 और ये है हमारा 86 का बाद। देखिए 86 में अर्नेस्ट गोल्ड स्टीन ने, यही गोल्ड स्टीन ने, जो ये प्रोटॉन है ना, ये ने पाया कि एक ही कक्ष में एक अलग अलग स्थिति के साथ एनोड जो है, जो सकारात्मक रूप से आवेशित कण उत्सर्जित करता है, जिसे हम लोग केनाल किरणें या फिर प्रोटॉन के रूप में जानते हैं। तो ये तो जनरल जानकारी थी। चलिए, न्यूट्रॉन मतलब नाचे, न्यूट्रॉन मतलब नाचे, चो से चैडविक, तो याद रखना है आपको, जिम्स नहीं होगा, जेम्स होगा, है ना। 1982 की बात है, जेम्स चैडविक ने एक और अवपरमाणु कण को खोज निकाला, जो आवेशित, अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। याद रखना है, अनावेशित, ये हिंदी बहुत ही टफ है ना। अनावेशित मतलब न्यूट्रल है, ये इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव और ना ही निगेटिव। और ये याद रखना है कि इसका जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के बराबर है, यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आगे आएगा, लेकिन मैं लिख देता हूं इक्वल टू प्रोटॉन का द्रव्यमान। आप सभी जानते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान। कोई दिक्कत है? चलिए, कह रहा है कि हाइड्रोजन को छोड़कर, देखिए काफी महत्वपूर्ण लाइन है ये, कह रहा है कि हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। यानी ये याद रखना है कि हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणु यानी क्या है, ये नाभिक में होते हैं। अब हमारे पास है कि डाल्टन साहब का बात हम लोग करेंगे। किन का बात करेंगे? डाल्टन साहब का बात करेंगे। इससे पहले आप देख रहे हैं कि हमने जॉन डाल्टन के बारे में बात जो किया उसी को और भी बात करेंगे। ये देख रहे हैं, आज हम आप लोगों के लिए तारबूज भी लाए हैं, है ना, क्योंकि बहुत गर्मी है और आप रोज कह रहे थे कि कुछ खिलाइए पिलाइए सर, तो हम तारबूज लाए। देखिए मुंह में पानी आ रहा होगा, है ना, तो मैं आप लोगों के लिए आज तारबूज लाया हूँ, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। आज
ऑफिस में कोई नहीं है, राठौर सर जो है ना वो शादी में गए हुए हैं, तो हम सोचे चुरा के जल्दी से क्या करें, हम तरबूजा खा लेते हैं। तो बोलिए कोई दिक्कत है, तो ये तरबूजा अब आप खा लेंगे जल्दी से थोड़ा देर में। तो चलिए डाल्टन साहब ने जो किया वो देखिए क्या कहा। पहला बात, ये स्टार लगा लीजिएगा, पर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है कि परमाणु को अविभाज्य और अविनाशी कण बताया गया। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यह किनके द्वारा कहा गया है, एकदम बीपीएससी ने अटपटा सा इसका टाइपिंग किया क्वेश्चन में कि परमाणु को अविभाज्य और अविनाशी कण बताया निम्न में से किसने। तो आपका ऑप्शन था बोर्स ने, डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने, चैडविक ने। तो आपका आंसर होगा क्या, आप समझ सकते हैं कि डाल्टन होगा, यानी अविभाज्य और अविनाशी कण जो कहा, यानी ना ही इसको हम ब्रेक कर सकते हैं और ना ही इसको विनाश यानी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये किसने कहा, तो ये कहा हमारे डाल्टन साहब ने, यानी जॉन डाल्टन साहब ने। ठीक है ना, याद रखिएगा। जे थॉमसन साहब ने क्या कहा, जे थॉमसन समझते हैं ना, ये थॉमसन हमारा कौन है, पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित परमाणु मॉडल दिया, यानी पहला परमाणु मॉडल देने वाला कौन था। यह क्वेश्चन आपका यहां से पूछा जाता है कि परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला, यहां याद रखना है, पहला परमाणु मॉडल किसने दिया। तो हमारे मन में डाल्टन साहब का नाम आ जाता है, जबकि गलत हो जाता है, वो हमारे महान वैज्ञानिक थे जे थॉमसन। चलिए अब है हमारे पास जॉन डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य इकाई माना, पर यह तथ्य जो है 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, नकार दिया गया। आप सभी जानते हैं, जैसे हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल, अगला टॉपिक जो हमारा होगा परमाणु संरचना के बाद पीरियोडिक टेबल होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक हमारा पीरियोडिक टेबल से होगा और पीरियोडिक टेबल में आपको ये बातें मैं बताऊंगा कि मैं कैसे बताऊं कि केमिस्ट्री कितना एल्कोहलिक है, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते मगन हो जाते हैं हम, समझ में आ रहा है ना। तो आपको इतना मजा आएगा पीरियोडिक टेबल पढ़ने में, और पूरा 118 एलिमेंट आपके जुआ पे होगा, उसका हर एक चीज, हर एक फीचर आपको याद हो जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल आप कमेंट भी करते रहिए। कुछ ज़्यादा बोल दे रहे हैं तो थोड़ा सा थप्पड़ भी मार दिया कीजिए, आप कमेंट कर दीजिए ज़्यादा बोल रहे हो रास बाबू, बोल दीजिए। जैसे आपने सजेस्ट किया कि सर को कि आप थोड़ा सा सर कम बोलेंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाएंगे, ये आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे इस नेचर को सुधारने में, ताकि हमारा चैनल भी आगे प्रोग्रेस करे। तो आप हमें ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या ये हमारा मूड, ये अंदाज आपको भा रहा है ना, या फिर आपको इरिटेट कर रहा है, ये बकबक आपको पसंद नहीं है, तो मैं बकबक पे अभी जस्ट लिंक का ताला लगा दूंगा, आप जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं ये थॉमसन का परमाणु मॉडल। आप देख लिए उधर डाल्टन साहब का करिश्मा। अब हम लोग आते हैं जे थॉमसन ने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। जे थॉमसन ने प्रस्तावित यह किया कि एक परमाणु की संरचना, अभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि परमाणु का संरचना का बात जो है ना वो थॉमसन साहब ने ही किया। तो परमाणु का जब मॉडल बनाना है जे थॉमसन साहब को, तो थॉमसन साहब ने यहाँ पर परमाणु की संरचना का बात कह दिया। याद रखिएगा जे थॉमसन, याद रखिएगा जे थॉमसन ने ही परमाणु संरचना पर पहली बार बात किया है ना। जे थॉमसन ने यह प्रस्तावित किया कि परमाणु की संरचना एक कटे हुए तरबूजे के समान है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तरबूजे का जो परमाणु कॉन्सेप्ट था वो किनका दिया हुआ है, तो आप याद रखिएगा जे थॉमसन साहब का था। उन्होंने तरबूजे के समान उनका कंपैरिजन किया, जिसमें उन्होंने लाल भाग को प्रोटॉन का नाम दिया था।
ध्यान देना है एक एक वर्ड पे, हमारे शब्दों पे, कि उन्होंने लाल भाग को प्रोटॉन किया कहा और उसमें जो बीज धसे हुए थे उसका नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया, जो हमें अभी जान पड़ता है कि वो तो बिल्कुल ही गलत था। लेकिन ये जो सोचने का, क्रिएटिविटी का जो आइडिया यहाँ से किसी और के मन में आया, उनके सोच में सबसे बड़ा योगदान हमारे जे थॉमसन साहब का था। जे थॉमसन, एक बार आंख बंद करके बोलिए। जे थॉमसन साहब ने तरबूजे वाला परमाणु मॉडल का कॉन्सेप्ट दिया। परमाणु मॉडल का यह पहला मॉडल पेश करने वाले थे हमारे जे थॉमसन, जिन्होंने तरबूजे का लाल भाग जो गुद्दा होता है वो हम लोग खाते हैं, उनको उन्होंने प्रोटॉन कहा, और काले काले जो नालायक बीज होते हैं जो हमें खाने में डिस्टर्ब करते हैं, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? तो उन्होंने उसका नाम दिया इलेक्ट्रॉन। तो ये बातें याद हो गई। अब चलिए, एक परमाणु में एक धनात्मक रूप से आवेशित गोला होता है। परमाणु क्या है? उन्होंने कहा कि एक परमाणु में एक धनात्मक रूप से आवेशित गोला है ना, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वह इम्बेडेड होता है। इम्बेडेड का मतलब उसमें धसा हुआ होता है। इस तरह से उन्होंने बताया कि ये एक तरबूजा को अगर आप काटेंगे 250 ग्राम वजन होगा, और आप जब इस तरह से ये बीज देखेंगे, ये इम्बेडेड है, इसमें ये घुसा हुआ है। ये क्या है हमारा? इसमें ये इम्बेडेड है, ये घुसा हुआ है, इसको इंग्लिश में इम्बेडेड कहेंगे, है ना। और ये जो है ना हमारा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का काम करेगा। और ये पूरा जो रेड वाला पोर्शन है, जिसको देख के आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा, है ना, ये हमारा जो है वह पॉजिटिव चार्ज रखता है, और पॉजिटिव चार्ज रखता है। और ये जो है हमारा किसका काम करता है? प्रोटॉन का काम करता है। किसका काम करता है? प्रोटॉन का कार्य करता है। ये बातें यहाँ पे याद हो जाना चाहिए। ये देखिए, तरबूजा का इंग्लिश अगर आप नहीं जानते हैं तो आप याद रख लीजिएगा, वाटरमेलन। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, सॉरी। चलिए, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है लाल वाला, और ये जो इम्बेडेड बीज है हमारा, ये है हमारा निगेटिव चार्ज। ये वाला, सॉरी यहाँ पे गोल हो गया, ये वाला जो है हमारा तरबूज का ये बीज है, और ये है उनका डायग्राम जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में अपने डायरी में बनाया था, और हमें उसका व्हाट्सएप पे इमेज भी भेज दिया था, ये वाला इमेज। ठीक है, तो ये है किनका? जे थॉमसन साहब का एटॉमिक मॉडल, जो आप याद कर लिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हमारे पास थॉमसन परमाणु मॉडल का कमी भी ध्यान में आता है कि उन्होंने क्या कमी कर दिया था। आप जान ही रहे हैं, क्योंकि हम लोग करंट वाले को जान रहे हैं, तो आप जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या गलती से मिस्टेक कर दिया उन्होंने, ये सभी आप जानते हैं। देखिए, अभी आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से रिवॉल्यूशन करता है, और बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, ये बात जानते हैं। लेकिन जे थॉमसन साहब ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि तरबूज को इस तरह से काटो, इसमें लाल पोर्शन जो है वह है हमारा प्रोटॉन, और ये जो काला काला बीज है यह है हमारा इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन का उन्होंने बात किया नहीं, तो यह उनका ड्रॉबैक रहा। आप समझ सकते हैं, ये आप जानते भी होंगे। हमारा ये काम है कि आपका रिवीजन हो जाए, बस यही है, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। यह सिद्धांत जो था थॉमसन साहब का, यह सिद्धांत भी एक परमाणु में नाभिक की स्थिति की व्याख्या करने में क्या रह गया? विफल रह गया। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों का न्यूक्लियस ही मेन रोल प्ले करता है, और उन्होंने ये बताया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने दो ही पोर्शन बताया कि एक है हमारा तरबूज का लाल भाग और दूसरा है बीज, लेकिन बीच में कुछ हो ये नहीं बताया। जब मैं केमिस्ट्री पर रिसर्च करूँगा तो मैं क्या कहूँगा कि देखिए, इम्बेडेड नहीं है उसमें क्या है, आपको हम बताएं क्या है। देखिए, ऐसे होगा नहीं,
लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, आम की बात कर लेते हैं। आम मॉडल अगर तरबूज के बदले में दे देता तो थोड़ा बहुत सक्सेस हो जाता। आम में क्या होता है, बीच में इस तरह से बीज होता है, तो ये न्यूक्लियस हो जाता और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता, क्योंकि 2 पोर्शन होता है आम के गुठली में। और ये गुद्दा भले बोल देता, तो तरबूज के बदले उन्होंने आम लिया होता तो थोड़ा बहुत और भी उनको सफलता मिलती, लेकिन उस समय हम थे नहीं, मेरा अवतार नहीं हुआ था, इसी चलते हम उनको बता नहीं पाए थे। बहुत दुख है। तो चलिए, परमाणु में नाभिक में जो है उन्होंने न्यूक्लियस नहीं बता पाया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कमी था निम्न में से, तो ये पहला ऑप्शन में ये रहेगा। तो आपको याद रखना है कि नाभिक की स्थिति का पता नहीं लगा पाए थे हमारे जे थॉमसन साहब ने। नाम याद रखिएगा, जे थॉमसन साहब ने। जे थॉमसन साहब का मॉडल जो है वह पतली धातु की पन्नी द्वारा, ध्यान रखना है, ये लाइन देखिए आपको नहीं मिलेगा कहीं पे, है ना, या मिलेगा तो भी आपको बहुत ज्यादा खोजना पड़ेगा। थॉमसन मॉडल में जो था पतली धातु की पन्नी द्वारा अल्फा कणों का परिकिरण की व्याख्या करने में भी उन्होंने क्या हुआ, ये हो गया हमारा विफल। यानी आप ये कह सकते हैं कि अल्फा कण का जो बम्बार्डमेंट करा के जो एक्सपेरिमेंट कराया गया था उसी से न्यूक्लियस का पता चला था, तो ये भी उन्होंने नहीं सोच पाया था और ये भी दूसरा उनका ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक का हिंदी है कमी, यानी ये उनका कमी था। नेक्स्ट है हमारा, इसके समर्थन में कोई भी प्रायोगिक साक्ष्य भी हम लोगों को नहीं मिलता है, यानी उसका एक्सपेरिमेंट वाला भी कोई चीज अब साक्ष्य नहीं मिल पाता है जिससे ये रिसर्च साबित हो सकता है। तो इससे हम लोगों को बस समझ में आता है कि कुछ बातें हैं जिसमें पॉजिटिव, है ना, और नेगेटिव आयन यानी ये आवेश का पता थोड़ा थोड़ा चल गया। उसके बाद हम लोगों को यह समझ में आया कि रेडियो धर्मिता और रेडियो एक्टिविटी इसी से कोरिलेट करते हैं हम लोग। देखिए, परमाणु अस्थिरता के कारण एक परमाणु के नाभिक रेडियो धर्मिता की घटना को प्रदर्शित करता है। आपको ये याद रखना है कि ये रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी इंग्लिश में कहेंगे, ये है क्या, तो परमाणु की अस्थिरता के कारण एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है, रेडियो धर्मिता की एक घटना देखने को मिलता है। वहां से हम लोगों को ये इंडिकेट मिलता है और इसी का जब स्टडी करते हैं तो हम लोग उसको रेडियो धर्मिता में हम लोग ये बातें जान पाते हैं। नाभिक का आकार बढ़ने के साथ साथ अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब नाभिक का आकार बढ़ेगा तो परमाणु में क्या होगा, तो उसमें अस्थिरता बढ़ जाएगी और इसकी संभावना बढ़ जाएगी। तो समझ में आ रहा है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास। थोड़ा सा मज़ा इसीलिए नहीं आ रहा है कि ये सब टॉपिक ना हमारा याद करने वाला है, तो इसीलिए मैं जल्दी से इसको खींचना चाहता हूँ, ठीक है ना। देखिए, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकरेल ने किया था, है ना। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकरेल ने संयोग से ही किया था। कोई दिक्कत है, आपको याद रखना है, रेडियो एक्टिविटी का खोज हेनरी बैकरेल ने। रेडियो धर्मिता को के रूप भी उनको मिला। रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी में उन्होंने पहला नंबर गामा, दूसरा नंबर बीटा और तीसरा नंबर अल्फा, यानी आप ऐसे याद रखिए, अल्फा, बीटा और गामा किरणों का इन्होंने क्या किया, ये पता लगाया। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो अल्फा जो है ना, वह उत्सर्जन में हीलियम नाभिक होता है। याद रखिएगा, हीलियम का मतलब अल्फा कण। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लाइन है हमारा। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं और लाइव क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि क्या मज़ा नहीं आ रहा है आपको। ये अगर पूछा जाए कि अल्फा कण में क्या होता है, आप याद रखिएगा कि इसमें हीलियम नाभिक उत्सर्जित होता है, यानी इसके उत्सर्जन में हीलियम नाभिक होते हैं, आपको याद रखना है। और आपको ये याद रखना है कि बीटा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बीटा क्षय में क्या होते हैं, क्षय मतलब यानी इसके उत्सर्जन में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और गामा में जो है वो उच्च ऊर्जा वाले
फोटोन उत्सर्जित होते हैं। यानी अब मैं आप लोगों को ये बताऊं कि अल्फा का मतलब हीलियम यानी He है ना, और हमारे पास बीटा का मतलब E है ना, और गामा का मतलब हमारा क्या है, फोटोन। आप याद रख लीजिए, ही ई एफ अल्फा बीटा गामा, ही ई एफ अल्फा बीटा गामा, ही ई एफ। देखिए ही का ई और ई के बाद एफ, देखिए कोरिलेट है ना, ही से ई हुआ तो ई बोल दीजिए, और ई के बाद एफ होता है अल्फा बीटा गामा। तो मैं बस आपको याद कराने का ये प्रयास कर रहा हूं, ये है ना। रेडियोधर्मिता जो है नाभिक के क्षय का परिणाम है। आज आप बताइए कि निम्न में से क्या है ना नाभिक के क्षय के परिणाम स्वरूप घटना होती है। तो आपका ऑप्शन बहुत कुछ होगा, लेकिन आपको टिक लगाना है रेडियो एक्टिविटी में यानी रेडियोधर्मिता में। नाभिक की क्षय की दर तापमान और दबाव से स्वतंत्र रहते हैं। दैट मीन्स नाभिक का जो क्षय होगा, ये जो नाभिक का क्षय होगा उस पे तापमान यानी टेम्परेचर और दबाव यानी प्रेशर का कोई भी असर नहीं होगा, यानी अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रोशन मैम बोल रही है यस, यानी आपको क्लास अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, मैं पढ़ाता ही हूँ बहुत अच्छा, इसलिए अच्छा लगेगा, लेकिन पता नहीं सब कहाँ चले गए। चलिए, रेडियोधर्मिता आवेश के संरक्षण के नियम पर निर्भर करता है। नोट किया जाए, है ना, आवेश के संरक्षण नियम पर रेडियोधर्मिता कार्य करता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखना है। संतति केंद्रक के भौतिक और रासायनिक गुण मातृकेंद्रक से भिन्न होते हैं। यानी यहाँ कह सकते हैं कि रेडियोधर्मिता में जो हमारा भौतिक और रासायनिक एक्टिविटी के कारण जो हमारा वो न्यूक्लियस का डिवीजन और न्यूक्लियस से इस तरह से हम लोग अलग करते हैं केंद्रक को। तो आप जानते हैं कि ये जो पेरेंट्स न्यूक्लियस होते हैं उससे जो संतति बनता है, यानी डॉटर जो हमारा से न्यूक्लियस होते हैं उससे दोनों का यानी भौतिक और रासायनिक गुण दोनों में डिफर हो जाता है, यानी उसमें अंतर पाया जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थों के क्षय की दर उस समय मौजूद परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। काफी बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि रेडियोधर्मी पदार्थों के क्षय की दर उस समय मौजूद परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। नोट कीजिए जल्दी से, परमाणुओं की संख्या पर रेडियोधर्मी पदार्थ के क्षय की दर डिपेंड करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए रेडियोधर्मिता के उपयोग की बात करें तो रेडियोधर्मिता के कुछ उपयोग इस तरह से है कि देखिए यहां है हमारे पास अमेरिशियम 241, आप इसको याद रख लीजिए। यह क्या है, एक अल्फा उत्सर्जक है, इससे अल्फा का उत्सर्जन होता है और इसका उपयोग ये देखिए अमेरिका से है, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इसका यूज होता है। किस लिए? तो घरेलू धूम्रपान डिटेक्टरों के लिए, यानी घर में अगर कोई धूम्रपान का यूज करते हैं तो उसका पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अमेरिशियम 241, क्या 241 अमेरिका के नमूने द्वारा दिए गए अल्फा कण स्मोक डिटेक्टर के कक्ष में हवा को आयनित करते हैं, जिससे कक्ष में छोटा सा इफेक्ट होता है और उसी से वो डिटेक्ट कर पाता है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, जब धुआं जो है कक्ष में प्रवेश करता है तो यह करंट से गिरावट के कारण बनता है, जिससे अलार्म बंद हो जाता है। यद्यपि अल्फा कणों की छोटी सी सीमा होती है और वे निकट संपर्क में विनाशकारी होते हैं। ये सभी थोड़ा सा घटना है जो आपको पीडीएफ के लिए मैंने तैयार किया है, आप लोगों के साथ साझा कर लेंगे। अल्फा उत्सर्जक की बात किया जाए जिसमें निगले जाते हैं, है ना, उत्सर्जक ये जिसमें उत्तक के निकट संपर्क में आते हैं और ऐसी परिस्थिति हमारे लिए क्या हो जाता है, घातक हो जाते हैं और इससे विकिरण जो होते हैं वो विषाक्त हो जाते हैं। ये
कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। अब हमारे पास है रदरफोर्ड साहब का परमाणु मॉडल। यानी अभी आपने जो जो पढ़ा वो पढ़ा डाल्टन का और पढ़ा जे थॉमसन का, और अब हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड साहब का। ठीक है ना। तो डी टी एच और आर यानी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, रदरफोर्ड का यानी ये अभी पढ़ेंगे रदरफोर्ड का, और उधर हमने जे थॉमसन निपटा दिया है, याद रखना है आपको। अब चलिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ लेते हैं। इस प्रयोग में तेज गति से चलने वाले अल्फा कणों को सोने की पट्टी वाली पन्नी पर यानी परत पर क्या क्या उन्होंने बम्बार्ड कराया, यानी हिंदी में उसको गिराया। सोने की चादर की ओर बम्बार्ड करने वाले ये अल्फा कण एक का एक बड़ा अंश जो है ना वह विक्षेप से गुजर गया। यानी आप ये कहेंगे कि ये जो है हमारा ये कण यानी बिना विक्षेप किए हुए है ना ये गुजर गया, यानी ये आर पार हो गया था। आपको पता है ना, आप देखे भी थे, ये आर पार हो गया। यानी अधिकांश कण, याद रखना है अधिकांश कण, और ये जानते भी हैं आप, इसलिए एक परमाणु में अधिकांश स्थान जो होते हैं वो खाली होते हैं। दूसरा हुआ कि कुछ अल्फा कण जो है सोने के चादर से छोटे कणों से विक्षेपित हो गया और यह अपना डायरेक्शन को मोड़ा लिया। आप जानते हैं कि इस तरह का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, ये हो गया। और तीसरा बात जो हुआ यानी परमाणु में धनात्मक आवेश समान रूप से वितरित नहीं है, इसका पता चल पाया। और कुछ कण जो था वो अपने ही पाथ पर क्या हुआ गया और वापस आ गया। यानी एक परमाणु में धनात्मक का बहुत ही कम आयतन ऐसा होता है जो उसके केंद्र में होते हैं, और वह अल्फा कण को क्या करता है वापस विक्षेपित कर देता है। यानी केवल कुछ ही ऐसे कण है और जो वह 180 डिग्री पर वापस आ जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इधर से देखिए ये गया है ना तो पार हो गया, आप देख रहे हैं नीचे वाला है ना ये पॉजिटिव था, और कुछ यहाँ से जाके रिटर्न हुआ इस तरह से, और कुछ कण यहाँ पे इस तरह से क्या हुआ ये रिटर्न हो गया, 180 डिग्री पे गया और वापस आ गया। यही है हमारा 180 डिग्री पर वो, यानी इधर से गया और इसी पे लौट आया है ना, तो ये 180 डिग्री पे रिटर्न हो गया। तो ये सभी जानते हैं, इसमें कोई बात है आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड खींच दे रहा हूँ। रदरफोर्ड परमाणु के मॉडल से यह साबित हुआ कि परमाणु में एक धनावेशित केंद्र है। अब यहाँ से थोड़ा दिलचस्प बातें स्टार्ट होती है जो सत्यता की ओर बढ़ा। क्या बढ़ा कि केंद्र तो हम लोग जानते हैं और यहाँ केंद्र का पता चला, यानी रदरफोर्ड साहब ने केंद्र का पता लगा लिया, जिससे नाभिक का नाम भी उन्होंने दे दिया। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में भी होता है, ये भी बात उन्होंने क्लियर कर दिया था। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर सुपरिभाषित कक्ष में चक्कर लगाते हैं। परमाणु का आकार की तुलना में नाभिक का आकार छोटा होता है। इतनी बातें उन्होंने कह पाया अपने पूरे लाइफ में, और उसके बाद उसमें बहुत सारी कमियां रह गई। वो कमी क्या था इसको भी आप समझ लीजिए। उन्होंने यह समझाया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक के चारों ओर अच्छी तरह से परिभाषित कक्ष में घूमता है, और घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपना ऊर्जा का लॉस करता है और अंत में वह नाभिक में गिर जाता है। यानी उन्होंने ये हेलिक्स इस तरह से है ना ये मूव करते हुए अपना ऊर्जा का क्षय किया और आके बीच में क्या हुआ नाभिक में जाके अपना जान दे दिया। अपने प्रेमिका के चक्कर में वो कूद के जान दे दिया, और इसी चलते कहा जा रदरफोर्ड जा, जा बेवफा जा, तुझे भी मुझे नहीं पढ़ना। जा बेवफा जा, रदरफोर्ड का मॉडल नहीं पढ़ना। जिस तरह से परमाणु पीरियोडिक टेबल में मौसले साहब का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चल रहा है, उसी तरह से रदरफोर्ड साहब ने भी ख्वाब देखा था
कि हमारे रास सर हमारे ही मॉडल को, रदरफोर्ड मॉडल को रो से राठौर, रो से रास और रो से रदरफोर्ड को ही मान्यता देकर पढ़ाएंगे। लेकिन मैंने रदरफोर्ड साहब को बोरे में भर के गंगा जी में विसर्जित कर दिए और आ गए हम लोग बोर्स मॉडल। कहाँ गया हमारा बोर्स मॉडल? देखिए ये बोर साहब का परमाणु मॉडल को अभी हम ढो रहे हैं, यानी हम रदरफोर्ड साहब को बोरा में भर दिए हैं। तो आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा, ये कहानी से आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि पहले डाल्टन साहब लेना है, फिर थॉमसन लेना है, और रास सर से पढ़े तो रदरफोर्ड साहब को बोर में डाल दिए, यानी आपको बोर मॉडल आपको अंतिम में याद रखना है जो अभी चल रहा है। चल रहा है या नहीं चल रहा है देख लेते हैं हम लोग। यहाँ कह रहा है कि लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि परमाणु जो है वो अस्थिर होता है और पदार्थ उस रूप में मौजूद नहीं होता है जैसा कि है रदरफोर्ड साहब ने सोचा। जल्दी से एक कमेंट कर दिया जाए कि क्या क्लास अभी भी दिलचस्प है, यानी 45 मिनट का क्लास होने के बाद भी क्या आपको हमारे साथ बने रहने का मन कर रहा है? क्योंकि आज आइसोटॉप्स भी देखेंगे, है ना। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आइसोटॉप, आइसोबार और आइसो क्या, आप कमेंट करके बताइए कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे, तो याद रखना है आपको कि क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। और आप हमारे साथ रोज 12 बजे लाइव आइएगा, ठीक है ना। चलिए बोर्स का परमाणु मॉडल भी जल्दी से निपटाते हैं, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे। बोर ने, ये देखिए ये पढ़ाने का मेरा उद्देश्य नहीं था और इस तरह ये, क्योंकि ये सभी जानते हैं, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट आइसोटॉप्स आइसोबार पे आ जाते हैं ना, तो आइसोटोन पे आ जाते तो वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो इसी का आगे कोरिलेट करके अच्छा वाला पोर्शन है, इसीलिए आप इसको भी ध्यान से रखें। बोर ने रदरफोर्ड मॉडल द्वारा उठाई गई जो आपत्तियां थी उसको उन्होंने दूर किया और उन्होंने एक मॉडल तैयार किया। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन की परिक्रमा करने और परमाणु की बाहरी संरचना बनाने के लिए एक असतत मात्रा में एक ऑर्बिटल्स का उन्होंने अनुमान लगाया, अनुमति दे दिया, यानी उन्होंने ऑर्बिटल्स, ये जो हमारा KLMN है ना, इसका उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। परिक्रमा करते समय नकारात्मक आवेशित कण को उन्होंने ऊर्जा स्तरों पर, ऊर्जा में जो उनका खोने का कैपेसिटी था, उन्होंने कहा कि इन कक्षाओं में ऊर्जा का स्तर जो है ना वह ऊर्जा नहीं खोता है। और रदरफोर्ड साहब ने कहा था कि ऊर्जा का क्षय हो जाता है, इसीलिए वह न्यूक्लियस में जान दे देता है। लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, वह ऊर्जा का नुकसान नहीं करता है और वह उसी कक्षा में मूव करते रहता है। तो यही अंतर था हमारा। जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा कोष से अगर दूसरे ऊर्जा कोष में वो जाता है, इसके परिणाम स्वरूप उसमें परिवर्तन होता है, ये बातें उन्होंने मानी। तो उन्होंने बात किया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या क्या हम जान सकते हैं। तो उन्होंने उस परमाणु मॉडल में, जो बोर्स का परमाणु मॉडल था, उसमें उन्होंने इसी तीनों से एक नए टर्म का आविष्कार किया, यानी उन्होंने ये टर्म का प्रतिपादन किया जिसे उन्होंने परमाणु संख्या कहा। तो परमाणु संख्या क्या है? आप जानते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। याद रखना है, परमाणु संख्या का इंग्लिश होगा एटॉमिक नंबर। क्या होगा? एटॉमिक नंबर, और उसको डिनोट करते हैं Z से। यानी याद रखना है कि नाभिक में, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, ध्यान देना है, प्रोटॉन की संख्या यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। आप पहला बात डायरी में जल्दी से नोट कर लीजिए, और ये तो जानते ही होंगे, हम नोट करने भी क्या कह देते हैं हमारे इतने क्या कहते हैं विद्वान शिक्षक साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, यही काफ़ी है। क्या मुंह फाड़ रहा है तुम रासबिहारी? हट,
चलो यहां देखो, परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आपको याद रखना है कि Z जो होता है ना, वह क्या होता है, नंबर ऑफ P होता है, यानी प्रोटॉन की संख्या ही Z होता है। आप इतना सा तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की कुल संख्या हमें उस परमाणु की परमाणु संख्या देती है। ये फिर वही बात हुआ, किसी विशेष तत्व के सभी परमाणुएं समान रूप से प्रोटॉन होते हैं, इसीलिए परमाणु संख्या जो है ना वह सबका फिक्स होता है, नहीं बदलता है। परमाणु संख्या की बात अगर आई है तो आपको सभी का परमाणु संख्या याद होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक साथी को सभी परमाणु संख्या डिक्टो याद होनी चाहिए और आपको याद भी होगा, इसीलिए उस बातों पे नहीं जाएंगे। जैसे आपको याद रखना है Na का 11 क्यों होता है, क्योंकि हमारे नाना जी ने बोला जाके बेटा मंदिर में 11 रुपया दान कर दो, क्योंकि नाना जी अब ऊपर जाने वाले थे। तो नाना जी 11 रुपया दान कर दीजिए, है ना। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या अगर याद नहीं होता है तो आप जानते हैं कि O2 यानी ऑक्सीजन O एलिमेंट O से 8 बनता है, तो आपको ये याद हो गया होगा, है ना। आपको शुरू में याद रखना है हे ही, है ना, हे ही, तो हे ही ली बे बक, है ना। तो आपको ये याद रखना है हे ही ली बे बक नो फिन नामगल सिप, है ना। ये वाला ट्रिक तो आपको याद ही होगा, है ना। अगर आपको इसमें याद नहीं है तो आप घबराइए नहीं, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ने लगेंगे तो वहाँ पे हम आपको ये परमाणु संख्या भी रटवा देंगे, और वो भी 118 परमाणु संख्या डायरेक्ट आपको याद होगा, और आप किसी को याद भी करा पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास ट्रिक तो लाजवाब है ना, डिपेंडेंट ट्रिक नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु के नाभिक में पाए जाने, ये तो हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि परमाणु संख्या, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। अब यहाँ पे थोड़ा सा और भी एक इंटरेस्टिंग बात था, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या हो, पहला बात ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कि क्या क्लास ठीक चल रहा है ना, क्या आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 2 दिन से सफर कर रहे थे कि साउंड प्रॉब्लम। तो देखिए एक बात यहाँ नोट कर लीजिए, सभी ये बातें थोड़ा सा हमको लगता है कि थोड़ा सा ध्यान देने वाला है कि परमाणु की परमाणु संख्या का बात अगर करें तो परमाणु में नाभिक में जो होता है वह प्रोटॉन की संख्या बोल दीजिए, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बोल दीजिए, या विद्युत रूप से अगर बात करें तटस्थ परमाणु की तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। अब ये बात आप बोलिए कि अलग है या नहीं दुनिया से अलग है मेरा पढ़ाना साथिया, तेरे पढ़ाई में डूबी तू भी मैं भी रे। क्या बात है, कमाल हो गया, धूप में भी आज मुकन लाल हो गया। चलिए तो आपको ये याद रखना है कि परमाणु में जो है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या या फिर विद्युत रूप से अगर उसका मुंह झरक गया है तब आप उसको इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर मानिएगा। कोई दिक्कत है? चलिए, यानी हम ये कहेंगे कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर विद्युत रूप से, विद्युत तटस्थ उसको बोलते हैं, बाप रे बाप, यानी विद्युतीय वाला, यानी इलेक्ट्रिफाइड जिसको बोलते हैं, विद्युत तटस्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये सभी जो है वही है हमारा परमाणु संख्या। उदाहरण के लिए अब मैं उदाहरण ये दे दिया हूं, आपको याद रखना है कि परमाणु की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या और बराबर प्रोटॉन की संख्या, ये आपको याद रखना है। परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है, यही है हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या और यही है हमारा
प्रोटॉन की संख्या, और यहाँ पे सभी क्या है, बराबर है, याद रखना है। अब हम लोग द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा द्रव्यमान संख्या बन जाएगा। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, इसलिए द्रव्यमान संख्या को इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को कहते हैं। यानी ये आपको याद हो गया होगा, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं न्यूट्रॉन, ये दोनों का योग ही हमारा क्या है, द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या से जुड़े हुए कुछ पॉइंट है जो नोट कर लीजिए, है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या मिलकर ही हमें परमाणु द्रव्यमान मिलता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों एक परमाणु के नाभिक में होते हैं, जो हमने अभी जस्ट बता दिया, और उसका कंबाइंड नाम क्या कहलाता है, न्यूक्लियॉन कहलाता है। आप याद रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर एक नाम देंगे, वो है हमारा न्यूक्लियॉन। जैसे हम लोग कहते हैं पति पत्नी को जीव, क्या कहते हैं, दोनों जीव ससुराल जाट लो छो, तो ये जीव मतलब क्या हुआ, जीव जंतु नहीं समझिएगा, जंतु भी है हमारे पास, हम दोनों जीव और मेरी जो बेटी है वह जंतु है। तो हम लोग मिल के शादी के बाद जीव जंतु बन गए हैं। आप इस पे कुछ कमेंट कर दीजिए। जीव जो कहते हैं इसको कन्याएं दुल्हा को कहते हैं जीव, है ना। कहते दोनों जीव आजकल कहाँ रहे छो, तो हमने शहरी बाबू बन गए छी, तो भागलपुर में रहे छी, गाँव जाते दिए कहते जीव जंतु, जीव दोनों जीव कहाँ रहे छो, तो जीव है। और जीव के साथ जंतु भी जानते हैं आप, तो जंतु मतलब आपका बच्चा बुतरू हो गया, तो हम लोग जीव जंतु हैं। कोई दिक्कत है? तो चलिए हम लोग द्रव्यमान संख्या पे भी ध्यान दीजिएगा, उधर कमेंट भी कर दीजिए, आप इधर द्रव्यमान संख्या पे भी ध्यान दीजिए। कह रहा है कि द्रव्यमान संख्या के बारे में हम लोग इतना बात कर लिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग एक नया नाम दिए, वो है हमारा दोनों को कंबाइंड नाम, और वो है हमारा न्यूक्लियॉन। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का भार लगभग नगण्य होता है, ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन पे कोई भार यानी उसका द्रव्यमान लगभग नगण्य होता है। इस प्रकार परमाणु का जो है परमाणु द्रव्यमान इसकी द्रव्यमान संख्या के लगभग समान होता है, क्योंकि लगभग नगण्य होने के कारण द्रव्यमान संख्या एक नहीं रह पाता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन द्रव्यमान संख्या में हम लोग देखते हैं। जबकि तत्व में सभी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। इस प्रकार हम कहते हैं कि द्रव्यमान संख्या जो है वह भिन्न हो जाती है। और ऐसा अगर होता है कि एक ही तत्व के परमाणु संख्या भिन्न हो, नोट किया जाए यहाँ पे कि अगर एक ही तत्व के परमाणु संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो और द्रव्यमान संख्या जो हो वह समान हो जाए, एक ही तत्व के परमाणुओं की भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या हो जाए। यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज अलग था, देखिए यहाँ पे लिख दिया है ना डायरेक्ट आप लोगों को, है ना। जब कभी एक ही तत्व के परमाणुओं की भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं, यानी आइसोटॉप्स कहते हैं। अब देखिए क्लास थोड़ा 1 घंटे का लगभग हो गया है मैम, है ना, और मुझे लगता है कि ये आइसोटॉप्स जो है ना एक नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा, जिसको हिंदी में समस्थानिक कहेंगे। और हमारे पास आप कंटेंट देख लीजिए ताकि आपको कल के क्लास में जुड़ने में मज़ा आएगा। आइसोबार यानी संभारिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोटियम, ड्यूटेरियम, है ना, बहुत सारा, इसके बाद और भी बहुत कुछ है हमारे पास। तो आपको आइसोटॉप्स, आइसोबार के बारे में अब कल डिस्कस करेंगे, और उसके साथ और भी बहुत कुछ कंटेंट को हम ऐड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे।